पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि अगर आज नामालूम पीछे हट जाएं तो ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को 7 मुकदमात में अबूरी जमानत दे दी है। सबको ये बात नजर आ रही है कि अगर इलेक्शन होता है तो इस वक्त कुछ भी कर लें, जितनी मर्जी धांधली कर लें, जो भी कर लें, इमरान खान को शिकस्त नहीं दी जा सकती। तो इस वक्त पूरा हमारा सिस्टम जो है वो इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए जो है वो जो जहां बैठा है वो अपना अपना किरदार अदा कर रहा है। ये तो मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। इमरान खान जमान पार्क में एहतजाज कोयटा में हुआ, FIR इमरान खान पर। इमरान खान जमान पार्क में है, एहतजाज कराची में हुआ, FIR इमरान खान पर। बर्दाश्त पॉलिटिक्स में कोई नहीं है। जिसके हाथ में थोड़ा सा भी इक़्तिदार आएगा वो मुखालिफिन को दीवार से लगा दे और जेल में डाल दे। वज़ीर दाखिला जिसके अंडर तमाम फोर्सेज आती हैं, जिसका काम है अमन मान को बरकरार रखना, बुनियादी काम उसका यही है, वही इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है कि कोई किसी भी कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता, कोई जमहूरियत नहीं। और अभी ये जलसे से पहले उन्होंने कहा जी इसको जलसे की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हमने कंटेनर्स भी देखे, वो माहौल भी देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि सियासत में घुमसान की जंग जारी है और मैदान अदालत में लगा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की खुली धमकी के बाद हालात ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान ने सियासत को वहां ला खड़ा कर दिया है कि अब दोनों में से एक का वजूद ही बाकी रहना है। इसलिए जब हम समझेंगे कि हमारे वजूद की नफ़ी हो रही है तो हम तो हर उस हद तक जाएंगे जिसमें यह नहीं सोचा जाता कि ये काम करें, ये ना करें, ये जमहूरी है और ये गैर जमहूरी है, ये उसूली है और ये गैर उसूली, ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ जितने लोग हैं वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं। अनारकी फैल चुकी। इमरान खान जिस सतह पर मामलात को ले गए हैं, अब या वो सियासत से मनफी होंगे या हम हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला का कहना है कि अब मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से बहुत आगे जा चुके हैं। इस धमकी पर इमरान खान का कहना है कि ख्वाहिश तो यही है कि दोनों रहें, लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि वो नहीं रहेंगे। पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि अगर आज नामालूम पीछे हट जाएं तो ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को 7 मुकदमात में अबूरी जमानत दे दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ की दरखास्त सुन रही है, जिसमें अब नया मोड़ आ गया है। हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है, इसी पर बात करेंगे। आज हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन करें हामिद खान साहब, सीनियर कानूनदान हैं, आइनी माहिर हैं। हामिद खान साहब बहुत शुक्रिया। मेरे साथ सैयद मुजम्मिल शाह भी हैं और सिद्दीक जान भी हैं, हमारे इस्लाम के ब्यूरो चीफ। हामिद खान साहब, ये जो अब नई बहस आ गई है, 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने एक तफसीली नोट लिख दिया है 27 सफ़ात का, और उसमें अब ये कहा जा रहा है कि ये जो पिछला फैसला आया था वो 4-3 का था, तो ये नई बहस आ गई है। आप इस पर क्या कहते हैं? इससे यकीनी तौर पर एक अभाम पैदा हुआ है, क्योंकि बज़ाहिर तो 5 जजेस के बेंच ने केस आखिर में सुना था और 3-2 से फैसला हुआ था, लेकिन ये जो डिसेंटिंग नोट का डिटेल रीजंस आई हैं उसमें उन्होंने ये कहा कि उन 2 वोट्स को भी आप काउंट करें जिन्होंने पहले अपना व्यू दिया था। तो इससे खासा अफहाम पैदा हुआ है। जी सिद्दीक जान। जी हामिद खान साहब ये बताएं कि अब ये जो आपने कहा कि इसका अभाम इससे पैदा हुआ है, लेकिन इस इख्तलाफी नोट जो है, जो इसकी डिटेल रीजनिंग आई है, इसका कानूनी तौर पे क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? वही ना मैं बता रहा हूँ कि इससे अभाम पैदा हुआ है। मेरे नज़दीक अब मामला तो फिर से अदालत के सामने एक अंदाज से चला गया है, जो नई एप्लीकेशंस आई हैं उसके बाद। तो मेरे नज़दीक इसका अल्टीमेटली हल तो यही है कि फुल कोर्ट बना दी जाए और जो भी फैसला है फुल कोर्ट कर दे। इस अभाम को भी दूर फुल कोर्ट ही कर सकती है। 15 के 15 जज हैं इस वक्त फुल कोर्ट में। अगर चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट को बिठाएं और इस मामले का हतमी फैसला हो जाए, ताकि ये जो बहस और इस वक्त जो अभाम पैदा हुआ है उसको दूर किया जा सके। हामिद साहब, चीफ जस्टिस साहब के हवाले से जो कहा गया है जस्टिस मंसूर साहब की तरफ से और मंदोखेल साहब की तरफ से कि 1 मैन शो जो एंजॉय कर रहे हैं, इस पर भी डिबेट होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इसका तयन कौन करेगा कि कितनी लिमिटेशन है चीफ जस्टिस की बेंच फॉर्मेशन में या फिर किसी को रिक्यूज़ करना हो उसमें? जी आपने मुझसे सवाल पूछा? जी हामिद साहब। हाँ जी, देखिए इसके बारे में बहुत अरसे से बहस चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो हैं
जो कि लास्ट जो थे 1980 में बनाए गए, आर्टिकल 191 के तहत होते हैं, इनको रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पर काफ़ी वकला में भी बेचैनी है और जजेस में भी, कि बेंचेस की फॉर्मेशन किस तरह होनी चाहिए। क्या सिर्फ चीफ जस्टिस के पास ही सारा इख्तियार होना चाहिए, या उसके साथ कुछ सीनियर जजेस का भी एक कमेटी होनी चाहिए जो कि ये तयन करे कि कौन से केस जो हैं कितने जजेस और कौन से जजेस के सामने तयन उनका फिक्स होना चाहिए। तो ये ऑन गोइंग बहस है। मेरे ख्याल में जितनी जल्दी इसका फुल कोर्ट बैठ के इन रूल्स को अमेंड कर ले और वाज़े तौर पे इन पर रूल्स बना दिए जाएं, ताकि जो भाम है जिसका इजहार जस्टिस मंसूर अली शाह ने किया है इसको दूर किया जा सके। अच्छा हामिद खान साहब, आपने बहुत बेहतर हल बताया है, तजवीज़ किया आपने, फरमाया कि जी फुल कोर्ट होना चाहिए, लेकिन जब तक वो नहीं होता तो आपकी अपनी राय क्या है ज़ाती के इसमें? क्या ये फैसला आ चुका 5 रुकनी बेंच का 3-2 का, और उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और ये भी कहा जा रहा है कि ओरिजिनली तो 9 रुकनी बेंच था, तो फिर उनको भी शामिल किया जाए जिन्होंने रिक्यूज़ कर लिया था। उन्होंने रिक्यूज़ किया है, उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि उनको काउंट इसलिए नहीं करना कि उन्होंने अपनी मर्जी से रिक्यूज़ कर लिया है लगा। बहरहाल अब ये भी एक फैसला है कि उस वक्त बाहर ये नज़र आ रहा था शायद 4 जजेस ने खुद अलहदा हो गए हैं, चाहे 2 जजेस ने अपनी एक राय दी है, 2 ने अपनी राय नहीं दी है, लेकिन ये दोनों ने अपने फैसले में कम से कम एक जज उनमें से उसने ये कहा है कि चूंकि ये मामला इस अंदाज का है तो मेरे ख्याल में मेरा बैठना इसमें मुनासिब नहीं है। तो इस तरह एने वे तो वो 2 रेसेंटिंग जो 2 जजेस जिनको कहते हैं कि आप उनका राय का भी इसमें शामिल की जाए, उनमें से एक जज ने तो वाज़ेह तौर पर ये कहा भी है कि मेरा इसमें बैठना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं चीफ जस्टिस पर छोड़ता हूँ कि मुझे बढ़ाते हैं कि नहीं। अगर वो फैसला, अगर वो जो रिव्यू है एक जज का, अगर वो सामने लिया जाए तो फिर ये लगेगा कि वो केस जो है 3-4 से नहीं है, बल्कि उसको अगर उनको फिर बाद में 5 जजेस की फॉर्मेशन में चीफ जस्टिस ने नहीं शामिल किया तो उसमें उनकी अपनी भी रजामंदी शामिल थी। इस एस्पेक्ट को जस्टिस मंसूर अली शाह के ऑर्डर में मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कंसिडर किया हो कि एक जज ने ये राय दी थी उन दोनों में से भी। जी सिद्दीक, ये बताएं सर कि ये तो ठीक है, एक चीज़ है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने देखना है, और जिस तरह आपने खुद ये बताया कि हम भी देखते रहे, जब 5वीं बेंच आकर बैठा तो किसी मौके पे भी मंसूर अली शाह साहब ने या जो जमाल खान मंदोखेल साहब हैं उन्होंने ये मामला नहीं उठाया कि 2 जजेस और भी उनको बैठना चाहिए। इवन कि जब फैसला अनाउंस हुआ उस वक्त भी उन्होंने ये बात नहीं की। लेकिन ये बताएं कि परसों जो एक वकला का कन्वेंशन होने जा रहा है उसके बारे में बताएं कि उसमें आप भी उसमें शामिल हैं और उसका मकसद क्या है, और अगर इलेक्शन ये नहीं कराती हुकूमत तो वकला का क्या अमल होगा? देखिए, इसीलिए कन्वेंशन होने जा रहा है मुल्की, ताकि इस वक्त जो सूरत हाल जिसमें एक भाम सा है मुल्क में और आइन की अमलदारी के ऊपर असरात पड़ रहे हैं, इसमें वकला का वाज़ेह एक मौक़िफ़ सामने आना चाहिए कि वो क्या समझते हैं कि इन हालात में मामलात को कैसे आगे ले जाया जाए। तो वकला की तरफ से एक वाज़ेह एक रेजोल्यूशन भी आएगा और जिसमें इन सारे मामलात पर एक कड़ी नज़र की जाएगी और अपनी राय दी जाएगी, क्योंकि फैसला अपनी जगह, लेकिन वकला अपनी राय भी तो रख सकते हैं कि आइन क्या कहता है, आइन की क्या मंशा है और आइन की क्या तशरीह होनी चाहिए। हामिद साहब, ये आज का जो तफसीली फ़ैसला है इसमें एक और अहम नुकता भी है कि फ़ेडरलिज़म का जो सवाल है, यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को मुकद्दम रखते हुए 2 जजेस ने यह आर्ग्यू किया है कि सुप्रीम कोर्ट को इंडल्ज नहीं करना चाहिए सूबाई इलेक्शन के मामलात में, क्योंकि फ़ेडरलिज़म के अगेंस्ट है वो। आप अग्री करते हैं इससे? नहीं, मैं एग्री नहीं करता इससे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ये व्यू दुरुस्त है, क्योंकि फेडरलिज्म का तो बहरहाल सारे जजेस पर ही असरात हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी तौर पर एक फेडरल कोर्ट है। कहने को तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट डिजिग्नेट की हुई है, इससे कबल 1956 के आइन से पहले इसी अदालत का नाम फेडरल कोर्ट होता था जी। और जो पहले शुरू के जो फैसले हैं 1947 से, बल्कि 1937 से लेकर
56 तक के जो फैसले हैं वो फेडरल कोर्ट के होते हैं। उसके बाद पहला आइन जब आया 1956 में तो इस कोर्ट का नाम बदल के उस आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट कर दिया। लेकिन हकीकतन और तो ये कोर्ट जो है ये फेडरल कोर्ट है, ये फेडरेशन की कोर्ट है। तो इसलिए फेडरेशन में तो सूबे भी सारे शामिल हैं, मरकज़ भी शामिल है। तो फेडरल कोर्ट जो है वो हर मामले को देख सकती है। अगर आईनी और कानूनी नोयत का होगा तो देख सकती है और उसको अपना फैसला कर सकती है, चाहे उसमें सूबों में इलेक्शन कराने का मामला हो चाहे मरकज़ में इलेक्शन कराने का मामला हो। तो मेरे नज़दीक ये कोई इतना दुरुस्त व्यू पॉइंट नहीं है। अच्छा हामिद खान साहब, अगर फुल कोर्ट नहीं बनता तो आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत ये कह सकती है कि जी ये 5 रुकनी बेंच है, ये जो भी फैसला देगा हम इसको नहीं मानेंगे, या पिछला जो फैसला था वो भी हम जो ये नोट्स आए हैं उनके मुताबिक होना चाहिए? हम तो पहले ही कह रहे थे क्योंकि हुकूमत की तरफ से उसी वक्त ये कह दिया गया था कि जी ये 4-3 का फैसला है, तो ये तो डिसमिस हो गया सुओ मोटो इस लिहाज से कि जी इलेक्शन कब करवाने कब नहीं करवाने, तो बात ही ख़त्म। तो क्या हुकूमत ये कह सकती है? देखिए, हुकूमत नहीं ये कह सकती है, ये सिर्फ कोर्ट कह सकती है। इससे पहले तो कोई मुझे अफहाम नजर नहीं आता था कि फैसला 3 से 2 का है, लेकिन आज के इस नोट से कुछ अफहाम पैदा हुआ है जिसकी वजाहत फिर सुप्रीम कोर्ट करेगी, ये हुकूमत नहीं कर सकती। जी सिद्दीक। हामिद खान साहब ये बताएं कि जो जिस तरह आपने ख़ुद ये बताया कि याहिया अफरीदी साहब ने तो लिखा था कि मैं अपनी राय दे चुका हूँ और फिर भी अगर चीफ जस्टिस मुझे बिठाना चाहते हैं तो बिठा दें, तो उस तरह से तो फिर आप देखें तो फिर तो ये 3-3 का फिर फैसला है, फिर ये 4-3 का तो फैसला नहीं है। जी इसी तरह मैं तो इसी तरह काउंट करूँगा कि उन्होंने खुद इजाज़त दी थी कि मैं समझता हूँ मेरा बैठना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं चीफ जस्टिस पे छोड़ता हूँ। तो चीफ जस्टिस ने जब रिकॉन्स्टिट्यूट किया बेंच 5 का, उसमें उनको नहीं शामिल किया, तो उसमें किसी हद तक उनकी अपनी रजामंदी भी शामिल है। तो ये कहा जाए कि उनका जो है व्यू ज़रूर इसमें शामिल किया जाए, उस हद तक दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जिन्होंने खुद जब कहा था कि मेरा एक व्यू है जिसकी वजह से मुझे इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, तो इससे एक खासा अभाम पैदा हुआ है। हामिद साहब, अगर फुल कोर्ट भी बनता है और उसके बाद भी कोई डेडलॉक जो कि अनफॉर्चुनेट है, जो कि दिखाई भी दे रहा है, या स्टेलमेट हो जाती है, तो अब मसला ये है कि कन्फ्यूजन ये है कि इससे ऊपर हायरार्की में कोई है नहीं, हाईएस्ट कोर्ट तो यही है। तो ये जो बेंच है इसकी हायरार्की चीफ जस्टिस साहब इसमें ऊपर फॉल करते हैं या फिर जो फर्स्ट अमंग इक्वल्स वाली बात है वो प्रेसिडेंट यहाँ पर सेट होता है? तो इसमें आप क्या बता सकते हैं कि अल्टीमेटली जो प्रिवेल जो राय करती है वो किसकी करती है फुल कोर्ट के बाद? नहीं जी, वो तो जब फुल कोर्ट बनेगी तो उसमें मेजॉरिटी की राय ही करेगी ना प्रिवेल। तो ये भाम नहीं पैदा हो सकते। मसलन फुल कोर्ट अगर बनती है, इस वक्त 15 जजेस हैं, 2 वैकेंसीज हैं, तो उनमें से अब 8 से 7 का फैसला हो, 9 से 6 का फैसला हो, जो भी हो, तो जो मेजॉरिटी होगी उसी का फैसला होगा। जी हामिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया, बड़ी मेहरबानी। सुप्रीम कोर्ट में आज जिस तरह से हेयरिंग हुई है, सिद्दीक जान से हम बात कर रहे थे। सिद्दीक, एक तो अब ये बात बहुत ज़्यादा हो रही है कि माजी में भी हमने ये देखा था कि नून लीग का दौर था और इसी तरह से जुडिशरी डिवाइड करने में कामयाब हो गए थे उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब। आज फिर ये तासुर मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, उसमें एक डिवीज़न है और अब ये बात कि हर कोई एतराज़ करेगा कि बेंच किस तरह से होना चाहिए। मेरे खिलाफ फैसला अगर कहूँगा जी ये बेंच नहीं, ये तो था ही गलत, अगर फलां जज शामिल होगा तो फिर मेरे हक़ में फैसला आ सकता है। ये तो बड़ा एक ख़तरनाक माहौल बन गया। देखिए, मैं सिर्फ अदालत की बात नहीं करूँगा। अदालत को हम अगर एक तरफ रखते हैं, अभी अदालत पे बात ना करें, तो इस वक्त हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि जो शरीफ ख़ानदान है, जो जरदारी फैमिली है, जो PDM है, या उनके हामी जहाँ भी बैठी हैं, उन सब की सर्वाइवल की जंग है और सब अपनी अपनी सर्वाइवल का जंग अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं और सबके मफादात जो हैं वो मुश्तरक हैं। सबको ये बात नज़र आ रही है कि अगर इलेक्शन होता है तो इस वक्त कुछ भी कर लें, जितनी मर्जी धांधली कर लें, जो भी कर लें, इमरान खान को शिकस्त नहीं दी जा सकती। तो इस वक्त पूरा हमारा सिस्टम जो है वो इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए जो है वो जो जहाँ बैठा है वो अपना अपना किरदार अदा कर रहा है। ये तो मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अगर आप स्पेसिफिक अदालत की बात करें, देखें, जब ये बेंच की तश्कील का मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेजा गया तो उस पर 7 के 7 जजेस के दस्तखत हैं, तो उस वक्त 2 जजेस दस्तखत ना करते। अगर वो उस बेंच का हिस्सा रहना चाहते थे, ना भेजते, उनके दस्तखत मौजूद हैं। फिर जब 5 जजेस आकर बैठे और जितने दिन समाअत होती रही, एक भी मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब या जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने ये नहीं कहा कि जनाब वो 2 जजेस क्यों नहीं हैं।
फिर जब चीफ जस्टिस ने ये अनाउंस किया ओपन कोर्ट में और कहा कि 3-2 की मेजॉरिटी से हम ये फैसला अनाउंस करने जा रहे हैं, उस वक्त भी मंसूर अली शाह साहब ने ये बात नहीं की या जमाल खान मंदोखेल साहब ने ये बात नहीं की। हालांकि हमने देखा कि अब हम मुसलसल देखते हैं कि बहुत सख्त जजेस के आपस में जो है वो देते रिमार्क्स हैं, लेकिन वो बड़े तल्ख एक दूसरे को सवाल और जवाब कर रहे होते हैं, एक दूसरे के से तजाद उनका सामने आ रहा होता है। तो एक बार भी ये नहीं कहा मंसूर अली शाह साहब ने। फिर एक और चीज़ हमने देखी कि मंसूर अली शाह साहब जितने दिन मंसूर अली शाह साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब बेंच में 5 रुकनी बेंच में बैठे रहे, उनके सवालात इलेक्शन के ऊपर थे। यहाँ तक कि ये मंसूर अली शाह साहब का आइडिया था कि जाएँ और कंसेंसस करके ले आएँ और इस 1 तारीख पर आप इतफाक़ कर लें तो उस तारीख पर इलेक्शन करवा लें। लेकिन जब फैसला सुनाया तो उस वक्त मंसूर अली शाह साहब ने और मंदोखेल साहब ने कहा कि ये नाकाबिले समाअत हैं दरखास्तें और ये सोमोट होने ही नहीं चाहिए था। तो ये बात पहले भी की जा सकती थी। यानी जितने दिन वो बेंच में बैठे रहे, सवाल इलेक्शन के ऊपर थे, कंसेंसस की बात की, सारी चीज़ जब फैसला अनाउंस किया तो कहा कि नाकाबिले समाअत हैं। और एक बार भी बेंच 5 रुकनी के बैठने से लेके फैसला अनाउंस होने तक एक बार भी मंसूर अली शाह साहब ने या जो जमाल खान मंदोखेल साहब उन्होंने ये नहीं कहा कि ये 5 रुकनी बेंच नहीं है, 7 रुकनी बेंच है। तो बात यह है कि अगर 2 जजेस जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया था कि ये कि जनाब सोमोटो होना चाहिए, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, तो 2 मोअज़्ज़िज़ जजेस जाहिया अफरीदी साहब और अतर मिल्ला साहब ने भी अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया, ये कहकर कि जनाब ये तो नाकाबिले समाअत हैं, दरखास्तें पहले हाई कोर्ट में जाएं। और बल्कि अतर मिल्ला साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जनाब पहले ये देखें कि वो जो असम्बलियाँ तहलील हुई थी वो ठीक हुई थी या नहीं हुई थी। एक तरफ हम बात करते हैं पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, पार्लियामेंट के सुप्रीम होने की बात करते हैं, पार्लियामेंट को एम्पावर करने की बात करते हैं। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि नहीं, चीफ मिनिस्टर का जो इंटेंट है उसका फैसला हम करेंगे कि उसकी नीयत ठीक थी या गलत थी। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं। लेकिन शरीफ खानदान जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वो कामयाब हो रहा है, इदारों को अंदर से तकसीम करने में, बाहर से तकसीम करने में, बाहर से हमले करने में, अंदर से हमले करवाने में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वो कामयाब। अच्छा, इसमें एक मुजम्मिल ये बात भी सामने आई थी उस वक्त जब आया कि रिकॉन्स्टिट्यूटेड, द बेंच हियरबाय इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, और उसमें फिर ये उस वक्त तो दस्तखत तो थे, ये भी एक बहस आती है कि उस वक्त सब जजेस ने माना कि हाँ जी क्लियर लिखा हुआ है कि अब नया बेंच बनाया जा रहा है, और फिर उसने वो 5 रुकनी फिर बेंच नया बना, जिसने फिर ये फैसला दिया कि जी आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन या कम अज़ कम जो मुद्दत ऊपर जानी है, उसके बाद फिर 30 अप्रैल की तारीख आई। तो ये तो अब मामला बड़ा गड़बड़ हो गया है सारा। कन्फ्यूजन बिल्कुल उसामा बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि ये इंटरनल मैटर, अगर इसमें पोलराइजेशन जैसे हमने बात की है ये वाज़े हो चुकी है, तो इसको सेटल भी कोर्ट ने ही करना है। इसमें कोई और अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो इससे हायर फॉल करती हो और ये मसले को हल करवा दे। जिस तरह हामिद खान साहब से भी बात हो रही थी, अगर फुल कोर्ट की तश्कील ही मुतनाज़ हो जाती है और उस पर ही एग्रीमेंट नहीं होता तो उसके बाद क्या होगा, ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन ओवरऑल बात यह है कि चीफ़ जस्टिस साहब के हवाले से ये जो आज तफसीली फ़ैसला सामने आया है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उनको सेटल करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि कुछ जजेस अग्री नहीं करते उनकी जो यूनिलैटरल किस्म की अथॉरिटी है उसको लेकर। तो ये अनफॉर्चुनेटली हम बाहर बैठकर इस तरह से डिबेट कोर्ट मैटर्स को नहीं डिस्कस कर सकते लेंथ में, ना क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ना करना चाहिए मुझे लगता है। तो हमें मेरा ख्याल है कि सियासी इम्प्लिकेशंस जो इस केस की हैं उस पर बात करनी चाहिए। मरीम साहिबा ने भी अभी कह दिया है कि आज का जो फैसला है इससे हमारे मौक़िफ़ की तायीद हो चुकी है, और उन्होंने बिल्कुल वो कह रही हैं कि सहूलतकार जो थे इमरान खान साहब के वो एक्सपोज हो गए हैं, तो वो पॉलिटिकल माइलेज लेंगे इससे, और साथ साथ जो फैसला इलेक्शन के अल्तवा के हवाले से है उसको एनफोर्स करेंगे। बिल्कुल मुजम्मिल, हमें एहतियात करनी चाहिए, लेकिन बात यह फैसला है उस पर तो, लेकिन जिस तरह आपने मरीम साहिबा का हवाला दिया वो तो बराह रास्त जजेस के ऊपर बात हो जाती है कि ये इस तरह है, वो तो बहुत ही खतरनाक काम है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि किसी न किसी को मनफी होना है, और इमरान खान साहब से जब पूछा गया इस बारे में उन्होंने भी जवाब दिया कि फिर वही मनफी होंगे। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान कि किसी एक को अब मनफी होना पड़ेगा, इस वक्त हर तरफ यही बात हो रही है। इमरान खान साहब भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे तो उनसे ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा हम तो चाहते हैं कि सब रहें, लेकिन अगर किसी को मनफी होना है, माइनस ही होना है, तो फिर उनको होना होगा। सिद्दीक जान, आप क्या कहेंगे इस बयान के बारे में, क्योंकि इसी हवाले से तो अब अदालत में तहरीक इंसाफ चली गई, एक दरख्वास्त चली गई है कि ये तो धमकी है। बिल्कुल बिल्कुल, फैसल चौधरी साहब जो हैं, फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो है दरख्वास्त दायर कर दी है। और जो कल राना सनाउल्लाह साहब ने फ़रूख शहबाज बड़ाई साहब को जो है ये इंटरव्यू दिया था, उसमें जो है राना सनाउल्लाह साहब ने बात की थी, और उसके बाद ही ये मामला बहुत ज़्यादा आपने देखा सोशल मीडिया पे और हर जगह इस पर बात हुई। एक तो ये मामला है, देखें माइनस सबको नज़र आ रहा है कि माइनस कौन होने वाला है, कौन रजिस्ट कर रहा है, और देखें ना कि अब
इनके लिए, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आज क्या क्या सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए उनके लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पूछी, जस्टिस जावेद अहसन साहब ने कहा कि एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये कहता रहा कि जनाब मेरा काम नहीं है इलेक्शन की तारीख देना, और आप खुद ही इलेक्शन की तारीख दे दी है। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन शेड्यूल में तो तब्दीली कर सकता है, इलेक्शन की तारीख में तब्दीली नहीं कर सकता। और सुप्रीम कोर्ट के सामने अब जो सबसे अहम सवाल है जिसको कल से सुप्रीम कोर्ट सुनने जा रही है वो ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दायरा इख्तियार इतना बढ़ गया है कि वो सदर पाकिस्तान जो आइन की सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर उसने तारीख दी सदर पाकिस्तान ने, क्या वो उस तारीख को तब्दील कर देगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? क्या उनके पास ये मैंडेट है? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये भी देखने जा रही है कि क्या निगरान सेटअप जो है वो 90 दिन से आगे जा सकता है। तीसरा यह है कि अगर आज इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 30 अप्रैल को हालात बड़े खराब होंगे, इलेक्शन नहीं हो सकते, तो क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक होंगे? फिर जिन 3 वजूहात पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन मुलतवी किए हैं, क्या आइन में उनकी गुंजाइश है? ये सारे वो सवालात हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मामला टेकअप करने जा रही है। कौन नहीं जानता कि कौन कौन इलेक्शन नहीं चाहता? कौन नहीं जानता कि ये सारे के सारी जो चीज़ें कराई जा रही हैं वो कौन करवा रहा है? पूरा पाकिस्तान अब जानता है। तो सिर्फ चंद पॉलिटिकल पार्टीज़ को बचाने के लिए जिस तरह पाकिस्तान के आइन को जो है वो रौंदा जा रहा है, जैसे रियासत पाकिस्तान के वजूद को खतरे में डाला जा रहा है, मैं नहीं कह रहा, लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है उसने पाकिस्तान के वजूद को खतरे में डाल दिया है। सानिया मशरकी पाकिस्तान के बाद ये तय हुआ था कि अवाम के नुमाइंदे ही अवाम पर हुक्मरानी करेंगे और आइंदा इलेक्शन वक्त पर होंगे, साफ शफाफ होंगे, ताकि उसके मुताबिक जिसको हुक्मरानी का अवाम हक दें वो हुक्मरानी करे। लेकिन इस तरह से नहीं चल सकता जिस तरह से पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की जा रही है। चंद पॉलिटिकल पार्टीज के लिए 23 करोड़ के लोगों के मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। लोगों के अंदर मायूसी है, फ्रस्ट्रेशन है, और जिस तरह से इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, ये सारी चीज़ें पूरा पाकिस्तान देख रहा है। और जिस तरह से 12 साल के बच्चे को 14 साल के बच्चों को गिरफ्तार करके जुडिशल किया जा रहा है, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अच्छा, इसी पर मैं ये बात करना चाहा था, अजहर मशवानी के हवाले से भी राना सनाउल्लाह ने इसी इंटरव्यू में बात की कि जी और फिर साथ आपके हवाले से कि जी वो आपने जो है वो सारे गायब कर दिए थे उनके शेल्स ही, तो इसलिए मुकदमा बना। फिर आप देख रहे हैं ये जो आप बच्चों की बात कर रहे हैं, 12 साल के बच्चे भी कानून उसकी इजाज़त नहीं देता, तो नज़र आ रहा है कि एक सोच पैदा हो चुकी है कि ये होना है, लोग गायब हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। इसके साथ जो हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के केसेस की समाअत थी उसमें सिक्योरिटी की भी बात हुई कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी वापस की जाए। मरीम साहबा कहती हैं जी थोक में इमरान खान साहब को ज़मानतें मिलती हैं, आज 7 केसेस में इमरान खान को ज़मानत मिली है, तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अब मरीम साहबा खुश नहीं है। देखें, इमरान खान साहब के जितने भी केसेस हैं वो सब ऐसे केसेस हैं कि इमरान खान कई जो इनमें से 70-80% केसेस हैं जो FIRs हैं वहाँ पे इमरान खान मौजूद ही नहीं थे। इमरान खान लाहौर में एहतजाज इस्लामाबाद में हुआ, FIR इमरान खान पर। इमरान खान जमान पार्क में एहतजाज क्वेटा में हुआ, FIR इमरान खान पर। इमरान खान जमान पार्क में हैं, एहतजाज कराची में हुआ, FIR इमरान खान पर। इमरान खान के ऊपर जितने भी FIRs हैं, कोई भी FIR करप्शन की नहीं है, कोई भी FIR लूट मार की नहीं है, कोई भी FIR मनी लॉन्ड्रिंग की नहीं है। पूरा पाकिस्तान ये बात जानता है कि FIR क्यों की जा रही हैं, क्यों ये FIR करवाई जा रही हैं, वजह क्या है, मकसद क्या है। देखें उसामा गाजी साहब अगले 4-5 रोज़ ख़ास तौर पे और अगले वैसे अगर आप देखें 1-1.5 माह बहुत ही ख़तरनाक और खौफनाक है। लड़ाई पीक पर पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हर सूरत में आइन के मुताबिक इलेक्शन कराना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट से हट के बाकी सब के सब, मैं जो कह रहा हूँ समझ रहे होंगे लोग, बाकी सब के सब कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। अब क्या होगा, मुझे तो क्याओस नजर आता है, मुझे तो इंतशार नजर आता है। अच्छा, कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट अहकाम देगी, दूसरी तरफ आके कहेंगे कि हाँ हम खड़े हैं, करो हमारा जो करना है, नहीं कराते इलेक्शन, जाओ जो करना है कर लो। अच्छा, वेरी क्विकली क्योंकि फिर ब्रेक का टाइम हो जाएगा, मैं चाहूँगा कि मुजम्मिल को बीच में शामिल करें। मुख्तसरन बता दीजिएगा कि इमरान खान साहब ने कोर्ट भी किया है अल जज़ीरा के रिपोर्टर को, जो बता रहा है जी हम 2 दफ़ा लाइव गए, कहीं कोई खदशा नहीं था या तहरीक इंसाफ के कारकुन कुछ नहीं कर रहे थे, अचानक पुलिस ने वहाँ पर बैटन चार्ज कर दिया, लोगों को मारना और पकड़ना शुरू कर दिया। तो आज तो लगता है इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी फ़र्क थी, वो चाह रहे थे लोग ज़्यादा ना आए, तो उसके बावजूद ये सारा कुछ हो गया, पकड़ धक्कड़ हो गई। तो अल जज़ीरा का रिपोर्टर तो खुद आंखों देखा बता रहा है कि कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो फिर भी लोगों को पकड़ा गया। ये सिविल कपड़ों में जो लोग हैं, क्या इसकी कानून में इजाजत है कि पता ही नहीं कौन पकड़ के अंदर फेंक रहा है गाड़ियों के? कोई इजाजत नहीं है। और उसामा गाजी साहब मैं आपको बताऊं, हम खुद वहां पर मौजूद थे, एक पत्थर नहीं आया था। पहले अच्छा। शेलिंग पुलिस ने शुरू की और बगैर किसी वजह के शुरू की, उसने हमने दिखाया ये सारा कुछ।
तो बात यह है कि पुलिस की इंस्ट्रक्शंस यही थी कि आपने शेलिंग करनी है, ऊपर से पथराव करना है, तसादुम की सूरत हाल हो, खुदा न खास्ता लाशें गिने, इंतशार हो, क्यास हो, इलेक्शन मुलतवी हो जाए। हर इस वक्त हुकूमत की जो चाल है उसका मकसद एक ही है, इलेक्शन ना हो, इलेक्शन ना हो, इलेक्शन ना हो। ठीक है, चलिए मुझे ब्रेक लेनी है, 1 मिनट है मुजम्मिल, उसके बाद फिर हम तफसील से आपके साथ ही बात करेंगे क्योंकि सदीक को जाना भी है कहीं। इस पर आप क्या कहते हैं, जो अदालत में जिस तरह इमरान खान साहब के रिलीफ मिलना, फिर सनाउल्लाह साहब के, राना सनाउल्लाह की भी बात करेंगे। देखिए इस बयान को मतलब आई थिंक इट्स वेरी डेंजरस। उसकी वजह यह है कि जब आप पॉलिटिकल अपोजिशन को दुश्मनी में कन्वर्ट कर दें और ये कहें कि या मैं मिट जाऊँगा या इनको नहीं छोड़ूंगा, तो ये तरीक़ाकार जो है ये मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, ये लेजिस्लेटर्स हैं, ये कानून साज हैं जिन्होंने बैठकर डिबेट से मसाइल हल करने थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि फ़ाशिज़म की बेसिस यही होती है। बेशक राना सनाउल्लाह साहब उनको कह रहे हैं कि उन्होंने पहले हमें दुश्मन समझना शुरू किया, विक्टिमाइजेशन की पॉलिटिक्स होती रही 2018 से लेके 21-22 तक, लेकिन आपके दौर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि जब वो चाह रहे थे पार्लियामेंट में वापस आना तो आपने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए, आपने एक दरवाज़ा ख़ुद बंद कर दिया सियासी बहस करने का, कॉन्टेस्टेशन का, इसीलिए वो सड़कों पर हैं। तो आपने भी मौका नहीं दिया उनको कि वो बैठ के मामलात हल करते या कोई मुज़ाकरात से बात होती। तो आप भी यही चाहते हैं कि अब दुश्मनी पर उतरें, और ये कहना उनकी तरफ से जो कि सिटिंग वज़ीर दाखिला हैं कि अब किसी भी चीज़ से दरेग नहीं किया जाएगा, कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसमें तो सब कुछ आ सकता है। कल को कोई कह दे कि जेनोसाइड करना है या किसी को मार देना है या फिर एक्सटर्मिनेट कर देना है अपोजिशन को, तो ये उसके अंडर ही फॉल करता है जो वो कह रहे हैं हर हद तक जाएंगे। तो ये हर हद कहाँ जाके रुकेगी मुझे तो समझ नहीं आती इसकी, लेकिन बड़ा काबिल अफसोस बयान है। यानी अब कोई भी काम हो गैर जमहूरी, गैर असूली, तो कुछ भी हो सकता है, जिसका इशारा मुज़म्मिल ने दिया। बड़ी ख़तरनाक बात है, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। इमरान खान साहब ने जो 10 नुकात दिए अपने हालिया लाहौर के जलसे में, जिस पर फिर मरीम औरंगज़ेब साहबा ने तो चपेड़ों का जिक्र कर दिया है, तो उस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है। ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रही है पाकिस्तान की सियासत, ब्रेक के बाद बात करें। पता चला। ब्रेक से पहले राना सनाउल्लाह साहब के बयान के हवाले से हम बात कर रहे थे। तो मुज़म्मिल, अब तो ये लगता है कि सियासत में बहुत ज़्यादा इस वक्त हंगामा खेज़ी है, और जो हमने देखा जिस तरह भी दफ़ा 144 आज भी हम देख रहे थे कि इमरान खान साहब की पेशी है, उस वक्त भी लोगों को पकड़ा जा रहा है। अगरचे उस तरह की पिछली दफ़ा की तरह हमने हंगामा रह नहीं देखी, लेकिन गिरफ्तारियां फिर भी देख रहे हैं। तो ये तो ऐसे लग रहा है कि सोच लिया गया है कि अब एक तरफ से सोचा है दीवार से लगाना है, दूसरी तरफ भी जी पूरा जोर लगाना है, और उसकी अक्कासी हमें भी नज़र आ रही है। बिल्कुल, देखें अनफॉर्चुनेटली जो जदीद दुनिया वो आगे बढ़ती है और पाकिस्तान की जो ट्रैजेक्टरी है वो बैकवर्ड्स है, क्योंकि अगर 80 की दहाई की सियासत आप पढ़ लें, MRD की तहरीक जब चल रही थी तो बिल्कुल यही माहौल था। मुझे तो लगता है कि दोबारा से वही रिपीट किया जा रहा है, जिसमें पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर गोलियाँ भी चलीं, गिरफ्तारियाँ भी हुई, कोड़े भी मारे गए, और पॉलिटिक्स के अंदर जो तशद्दुद था वो बहुत मेन स्ट्रीम उसी दौर में हमें दिखाई देता है कि वो हुआ। और अब भी यही है कि अगर कोई वज़रा हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं है, और दोनों फरीकैन के पास मुझे नहीं लगता कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सलूशन इस वक्त है। तो ओवरऑल जो सियासी कल्चर है हमारा, उसमें अदम बर्दाश्त इतनी प्रेवलेंट है कि वो दिखाई भी दे रही है, और FIRs का लॉन्च करते जाना, 80, 90, 100 से ऊपर चले जाना, इसके अलावा पॉलिटिकल वर्कर्स का अरेस्ट होना या फिर किसी की जान चली जाना, ज़िल्ले शाह की मिसाल हमारे सामने है, और इंतखाबात का गैर कानूनी तौर पर इल्तवा होना और उस पर कोई क्लैरिटी ना देना कि कब होंगे कब नहीं होंगे। ये सारी वो सिचुएशन है जो कि इससे पहले किसी जमहूरी दौर में मुझे नहीं मिली पढ़कर कि कौन सी मिसाल है हमारे पास 47 से लेके अब तक। हाँ, अगर ऐसा दौर हो जिसमें जमहूरियत वैसे ही बिल्कुल जो है वो साइडलाइन कर दी जाए, जिसमें मार्शल लॉज लगा दिए जाएँ, कोई आमिर आकर काबिज हो जाए और वादा करे 90 रोज़ के इलेक्शन का और बाद में ना करवा रहा हो, तो वो तो हम देख चुके हैं पहले कि हो चुका है। लेकिन ये एक नई मिसाल सेट होने जा रही है, और ये कल्चर यही सिग्निफाई करता है कि अब बर्दाश्त पॉलिटिक्स में कोई नहीं है। जिसके हाथ में थोड़ा सा भी इक़्तिदार आएगा वो मुखालिफिन को दीवार से लगा दे और जेल में डाल दे। तो राना सनाउल्लाह साहब का बयान फिर से यही कहूँगा काफ़ी डेंजरस मिसाल सेट कर रहा है, क्योंकि वो क्लियरली यही कह रहे हैं, क्योंकि ही इज़ द पर्सन इन अथॉरिटी, वज़ीर दाखिला, जिसके अंडर तमाम फोर्सेज आती हैं, जिसका काम है अमन-ओ-मान को बरकरार रखना, बुनियादी काम उसका यही है। वही इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है कि कोई किसी भी कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता, कोई जमहूरियत नहीं। और अभी ये जलसे से पहले उन्होंने कहा जी इसको जलसे की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, हमने कंटेनर्स भी देखे, वो माहौल भी देखा, ये कहीं सिलसिला रुक नहीं रहा। अब अनफॉर्चुनेटली अदालतों में ये मामलात आ रहे हैं। आज आप देखिए, अगर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज पेशी पर बात करें तो उसमें हुआ कि जी सिक्योरिटी क्यों वापस ली गई है, उसका जवाब दिया जाए इमरान खान सिक्योरिटी की, जब उस पर खात्मा हमला हो चुका है, उसको थ्रेट्स हैं, खुद वज़ारत दाखिला की तरफ से रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि जनाब थ्रेट्स हैं, तो फिर सिक्योरिटी भी नहीं है। बिल्कुल, तो मुल्क का नुकसान भी है ना, साथ साथ जब भी पेशी होती है तो पब्लिक एक्सचेकर का पैसा भी लगता है, इसीलिए कि सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। तो अगर किसी और तरह सेटल हो जाता तो बेहतर था। लेकिन बात यह कि राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त ताकत में है, मुझे नहीं समझ आती कि वो कैसे कह रहे हैं कि खान साहब हमें मिटाना चाह रहे हैं। खान साहब तो पार्लियामेंटेरियन भी नहीं है इस टाइम के ऊपर।
आपके पास अथॉरिटी है, पावर आपके पास है, तो आपको वो कैसे मिटा लेंगे ज़मान पार्क में बैठ के। हाँ, इस तरह हो सकता है कि वो पब्लिक को मोबिलाइज़ कर दें और उनका बयानिया जो है वो प्रिवेल कर जाए और आपका ना करे। तो अगर आप इस बयानिया की जंग को ताकत से लड़ना चाह रहे हैं तो फेल हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इसको बैलेंस आपने एक काउंटर नैरेटिव से करना था। आपने एक अपना बयानिया तश्कील देना था, आपने जस्टिफाई करना था कि हम गवर्नमेंट में क्यों आए हैं, हमारे पास क्या प्लान है, इकनॉमिक विजन क्या है, इलेक्शन कब होना है। कुछ भी नहीं बताया आपने और आपस में लड़ते रहे। तो उसका ये रिजल्ट है कि इमरान खान साहब दोबारा से एक हीरो बनकर इमर्ज कर गए हैं। और हालांकि 3.5 साल की सियासत में नहीं उस तरह की रैली भी नहीं थी। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने शायद ये सोचा है, वो हाई कोर्ट भी गए तो हमने देखा कि बिल्कुल कोई खास लोग उनके साथ नहीं थे। आज भी ये हमने देखा है, अगरचे पकड़ दकड़ फिर भी कुछ लोगों की हुई है, मगर देखिए ना, जिस ताकत की वो बात कर रहे हैं कि खान साहब हमें अनडू करना चाह रहे हैं, वो ताकत पीडीएम नहीं दी है खान साहब को। उसकी वजह यह है कि 3.5 साल की पॉलिटिक्स करने के बाद इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी वो नहीं थी जो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाकर और उसके बाद में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट से जो आपने असरात मुल्क पर छोड़े, उससे इमरान खान साहब की बातें लोगों को रेलिवेंट दोबारा से लगना शुरू हो गई, जो एक पॉइंट पर नहीं लग रही थी इतनी। तो जो ताकत जिसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो आपने दी है खान साहब को। अच्छा, ये जो आपने बात की, वक्त कम है, ये जो अगर हम वायरल स्टोरी डिस्कस करें, 10 पॉइंट का रोड मैप, 10 पॉइंट रोड मैप इमरान खान साहब ने दिया है। अब इसमें बड़ी डिबेट हो रही है कि जी ये ऐसी बात कर दी उन्होंने हवा में, इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। और जो मरीम औरंगजेब साहब ने इसका जवाब दिया है वो बड़ा मज़ाक़ा खेज़ हो गया कि उनको इसको वैसे दलाइल के साथ करना चाहिए था कि अच्छा दे दिया, या अपना एक काउंटर देते कि हाँ जी ये मसाइल हैं, हम इस तरह इन 10 पॉइंट्स की कोई अहमियत नहीं है, हमारे 10 पॉइंट्स ये हैं जिससे हम मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर आएंगे। इतना ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे आप, उनकी तो कोई मीडिया स्ट्रेटजी मुझे तो दिखाई नहीं देती कि वो काउंटर करें खान साहब को। तो वो ऐसा ही जवाब उनसे एक्सपेक्टेड था जिसकी आप बात कर रहे हैं। कंडेमेबल है, क्योंकि ये रवैया आपका बेसिक बयानिया ये था कि खान साहब का जो पॉलिटिकल वर्कर है वो बात करते हुए अब्यूज़ का जो है निशाना बनाता है दूसरों को। अब आप भी अगर उसी बोट में आपने छलांग मार दी है तो फ़र्क कोई नहीं रहा, पहली बात ये है। दूसरी ये है कि खान साहब ने जो 10 पॉइंट्स का एजेंडा दिया है, बेशक तनकीद इस पे मैंने भी की है और लोग भी कर रहे हैं, लेकिन उसको काउंटर आपने अपने एजेंडा से करना था, सिर्फ इस तरह नहीं कि ये बात कर दें जो इन्होंने की है। तो इसका जो काउंटर है वो आ नहीं रहा, क्योंकि आपका तो विजन क्लियर ही नहीं है। खान साहब का विजन जो है उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वो अभी भी रेमिटेंस पे ज़्यादा उनका जो है ना वो इन्हसार है। इसके साथ साथ वो करप्शन की उसमें कोई ख़ास, क्योंकि उनका एंटी करप्शन ड्राइव 26 साल से पॉलिटिक्स की बेसिस ही वो थी और अब इन 10 पॉइंट्स का वो हिस्सा ही नहीं है। तो ऑब्वियसली लूप होल्स उसमें हैं और लेसर ऑफ द इवल्स कहना चाहिए है। बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग, लेकिन देखिए ना इसको किस तरह रोकना है। बिल्कुल, इसको काउंटर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीडीएम कर लेती इस तरह से फैक्चुअली, वो वैसे ही मिसिंग है। मीडिया स्ट्रेटजी कोई है नहीं, किसी भी बयानी को काउंटर करने के लिए इफेक्टिव प्लानिंग नहीं है, और उसी का रिजल्ट हम देखते हैं खान साहब का। बल्कि मैं आज पढ़ रहा था, हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त कुलीग हमारे सीनियर, वो बता रहे थे कि अब वो अमेरिका में पढ़ाते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि एक सीनियर सिविल सर्वेंट, फॉर्मर सीनियर सिविल सर्वेंट से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी 40 साल शहबाज शरीफ साहब ने गुजारे इस ख्वाहिश के साथ कि मैं कभी वज़ीर आज़म बनूंगा, और जब बने तो वो लेगेसी क्या अपनी छोड़ेंगे कि राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़जाना, इससे उन्होंने कहा बुरी कोई लेगेसी नहीं हो सकती। वो जो आप बात करें, हम बात करें 10 पॉइंट्स की, तो इसहाक डार साहब के होते हुए क्या 10 पॉइंट्स होने हैं। एक ही था उनका कि डॉलर मैं नीचे लेके आऊँगा 200 से, आज वो 300 से नीचे वाली बात भी हमें मुश्किल लग रही है, क्योंकि 285 पर डॉलर पहुँच चुका है। तो शायद 10 पॉइंट का एजेंडा या मनी वनी साहिबा इसलिए कुछ नहीं कह सकी क्योंकि उनके पास है ही कुछ नहीं। जो आपने बात की मुजम्मिल के, उनके पास दिखाने के लिए है ही कुछ नहीं कि हमने क्या किया। महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी, रोज़ाना हम देख रहे हैं महंगाई के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, और अब पता नहीं और अभी क्या कुछ होगा, क्योंकि मुझे बार बार प्रोड्यूसर सब कह रहे हैं जी टाइम हमारा ऊपर जा रहा है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला, तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म।
अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।